2 दिन पहले हुए इस हमले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? पाकिस्तान ने असैनिक अफगान लोगों का सामूहिक नरसंहार किया था। पाकिस्तान यह आक्रामकता दिखा रहा है, हालांकि पिछले 5 दशकों से वे खुले तौर पर अफगान मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पाकिस्तान एक झूठा राष्ट्र है, यह उनकी नीति का हिस्सा है। वे ड्रोन हमलों से अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं, वे बमबारी कर रहे हैं, यह बेमिसाल है। इस स्थिति में युद्ध विराम का सबसे यथार्थवादी मार्ग क्या है? जब आप समुदायों को हथियारों और उग्रवादी विचारधारा से भरते हैं अफगानिस्तान और कश्मीर में लड़ने के लिए, तो आप तीसरी और चौथी पीढ़ी से क्या उम्मीद करते हैं? आज 19 मार्च 2026 को अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक पूर्ण युद्ध के कगार पर हैं। काबुल के अस्पतालों पर हवाई हमले हुए हैं, जिसमें सैकड़ों नागरिक हताहत हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और अब इसने पूर्ण युद्ध की घोषणा को जन्म दिया है। आज हमारे साथ हैं ज़ादाश शम्स, जो इस्लामाबाद में पूर्व अफगान राजनयिक रहे हैं और दोनों पक्षों को करीब से जानते हैं और हमें इस घातक तनाव के असली कारण बताएंगे। मिस्टर शम्स, इस खास इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिस्टर शम्स, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस हमले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया या विचार थे जो 2 दिन पहले पाकिस्तान की ओर से हुआ, जिसमें काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया और 400 से ज्यादा नागरिक हताहत हुए। आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो असल में पाकिस्तान ने जो किया वह अफगान नागरिकों की सामूहिक हत्या, एक नरसंहार था। तो मैं पाकिस्तान के इस आक्रामक, अमानवीय कृत्य और बर्बरता की कड़ी निंदा करता हूं। यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ है, नशा करने वालों या पुनर्वास केंद्र को निशाना बनाना। वे एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रहे थे और उनमें से अधिकांश अपना इलाज पूरा कर रहे थे और अपने सामान्य जीवन में लौट रहे थे। लेकिन ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान ये आक्रामकता कर रहा है। पिछले 5 दशकों से वे खुलेआम अफगान मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल से वे सीधे करने लगे हैं। पहले वे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए परोक्ष रूप से काम कर रहे थे। अब वे सामने आ गए हैं और उनकी क्रूर सेना, जिसका मानवाधिकार उल्लंघन का बहुत बुरा रिकॉर्ड है, उन्होंने बांग्लादेश में ऐसा किया, वे बलूचिस्तान में अपने ही लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, वे आदिवासी इलाकों में लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, वे पश्तूनों को मार रहे हैं। तो अब वे सीधे अफगानिस्तान में नागरिकों पर हमला कर रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं। हमने पिछले महीने देखा कि उन्होंने एक परिवार पर बमबारी की और परिवार के 18 सदस्यों को मार डाला। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विश्व मीडिया, सबने यह देखा, इसकी पुष्टि भी हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की कि ये पूरी तरह से नागरिक थे और अब काबुल हमला भी एक नागरिक लक्ष्य है जिस पर उन्होंने हमला किया। मिस्टर शम्स, अगर हम इस जानलेवा हमले के बाद की प्रतिक्रिया देखें, तो पाकिस्तान ऐसे हमलों या आतंकवादी हमलों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, इसका एक पैटर्न रहा है। हमने ऐसे ही पैटर्न तब भी देखे हैं जब भारत के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। इस बार भी पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार किया है और इसे तालिबानी दुष्प्रचार बताया है। आप इस पर क्या कहेंगे? बात यह है कि पाकिस्तान एक एक झूठा मुल्क है। ये उनकी नीति का हिस्सा है।
वे ड्रोन हमलों से अपने ही लोगों को मार रहे हैं, वे बमबारी कर रहे हैं, ये बेमिसाल है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई अपने ही लोगों पर बम बरसाए, लेकिन वे अपने ही लोगों पर बम बरसा रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में अपने ही सैकड़ों हजारों लोगों को मार डाला और फिर बांग्ला लोग अपनी आजादी हासिल कर पाए। तो जब आप पाकिस्तानी सेना का रिकॉर्ड देखते हैं तो उनके हाथ निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं। जब वे अपने ही लोगों को निशाना बनाते हैं तो यह कोई दूर की बात नहीं कि वे ऐसा करें और इनकार भी करें। सबने देखा कि पिछले महीने उन्होंने एक ही परिवार के 18 लोगों को मार डाला। जलालाबाद के बेहसूद जिले में बस एक बच्चा और एक वयस्क बचे थे। और अब उन्होंने एक नागरिक को एक ऐसे अस्पताल, एक उपचार केंद्र में मार डाला जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए था, और उन्होंने जानबूझकर उस पर हमला किया। वे जानते हैं कि यह केंद्र पहले एक सैन्य क्षेत्र में था, लेकिन 2016-17 में इसे एक उपचार केंद्र में बदल दिया गया था। सबको, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पता है, सहायता एजेंसियां उस केंद्र को मदद और समर्थन दे रही थी। तो यह स्पष्ट है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दूतावास है, उनका झूठ अस्वीकार्य है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान से हुए इन हमलों पर बात करते हैं, मिस्टर शम्स, आप इन हमलों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की चाल है, या यह एक ऐसे युद्ध की शुरुआत है जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को गिराने की क्षमता है? मैं कहूंगा ये तालिबान के खिलाफ नहीं, अफगानिस्तान और अफगान लोगों के खिलाफ युद्ध है। तो वे अफगानिस्तान को गिरा नहीं सकते। वे 5 दशकों से इसकी कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान एक मजबूत जड़ों वाला राष्ट्र है। यह एक एकजुट राष्ट्र है। यह पाकिस्तान की तरह बंटा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान में कोई एक जातीय या राजनीतिक समूह नहीं है जो इसका विघटन चाहता हो। लेकिन पाकिस्तान में कई दल, जातीय समूह और राजनीतिक आंदोलन हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनाना एक साजिश थी, चाहे वे पश्तूनख्वा और आदिवासी क्षेत्रों के पश्तून हों, बलूच हों या अन्य लोग। पाकिस्तान तो एक राष्ट्र भी नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे पश्चिमी शक्तियों के एजेंडे को लागू करने के लिए बनाया गया था। तो यह बहुत स्पष्ट है क्वानी। तो हाँ, वे अफगानिस्तान को अस्थिर करना चाहेंगे। वे विभिन्न गुटों के बीच गृह युद्ध और नागरिक लड़ाई चाहते हैं, जिसे वे अब समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन यह विफल होगा। इस बार मैं कह सकता हूं कि लगभग 60% अफगान लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वे पाकिस्तान से नफरत करते हैं। पहले हम कह सकते थे कि वे भारत या अन्य देशों को दोष दे रहे थे कि वे अफगानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब यह 100% है। जब आप नागरिकों को मारते हैं तो कोई आपका समर्थन नहीं करेगा। तो अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उच्च और सैन्य अधिकारी खुलेआम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान दुश्मन देश है। तो अफगान के लिए अब यह साफ है कि पाकिस्तान दुश्मन है। आपने अभी अभी रक्षा मंत्री और उनके किस तरह के बयानों का जिक्र किया। आपकी राय में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों से चल रहे इस संघर्ष की समय सीमा को कैसे देखते हैं, खासकर यह देखते हुए कि पिछले महीने ही रक्षा मंत्री ने इसे खुला युद्ध घोषित किया था? नहीं, यह पाकिस्तान का एक सुनियोजित युद्ध है, और हम अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय घटनाक्रमों, मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वे कैसे नए अमेरिकी प्रशासन के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने एजेंडे लागू करना चाहते हैं। और और राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा था कि मुझे बगराम एयर बेस चाहिए। तो लगता है कि पर्दे के पीछे उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ योजनाएं तय की हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि वे अफगानिस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं।
वे उस बुनियादी ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं जो पिछले 20-25 सालों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से बनाया गया था, भले ही उन्हें अस्पतालों, उपचार केंद्रों और नागरिक घरों पर हमला करना पड़े। वे हर बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं। ये उनके प्रमुख पत्रकार भी अपनी सरकार को सलाह दे रहे हैं कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था, पुल, अस्पताल, सड़क ढांचा और उनकी फसलें व खेत भी नष्ट करें। तो यह पाकिस्तान की मानसिकता है, जो एक फांसीवादी शासन है, माफ कीजिएगा मैं कहूंगा। से देखते हुए यह पाकिस्तान की सुनियोजित जंग है, जो उनकी हताशा और निराशा दिखाती है। वे सोच रहे थे कि तालिबान के सत्ता में आने पर वे उनकी हर बात मानेंगे, उनकी विदेश नीति और एजेंडे को बढ़ावा देंगे और अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्लाइंट स्टेट बन जाएगा। लेकिन तालिबान अपने पिछले 20 सालों को समझते हुए कि कैसे उन्हें 9/11 के बाद अमेरिका को बेच दिया गया था और उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया और उन्हें कैद किया गया, तो अब तालिबान थोड़ा अलग है, उनकी नीति बदल गई है। तो अब इसने पाकिस्तान को क्रोधित कर दिया और बात इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने खुलेआम अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मिस्टर शम्स, अगर हम अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष के कारकों की बात करें तो कई कारक हैं। टीटीपी है, तालिबान है, डूरंड रेखा भी है, यह एक अनजाना कारक। क्या आपको लगता है कि यह इस लड़ाई का एक मुख्य कारण है और क्या अफगानिस्तान इसे कभी स्वीकार कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम कहते हैं कि इस संघर्ष के कई कारण और कई आयाम हैं, तो एक मुख्य मुद्दा डूरंड रेखा है। और डूरंड रेखा एक ऐसा मुद्दा है जो अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का हिस्सा है और अब तक किसी भी अफगान सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कभी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन लगातार अफगान सरकारें इस बीच डूरंड रेखा नहीं मानती थीं, पर पाकिस्तान के खिलाफ खुला युद्ध नहीं छेड़ा। और वजह यह थी कि डूरंड रेखा के दोनों ओर एक ही जनजाति, भाषा और धर्म के लोग रह रहे थे। राष्ट्रपति करजई के पिछले कार्यकाल में भी वह खुले तौर पर कहते थे कि मैं भले ही पाकिस्तान डूरंड रेखा के अफगान क्षेत्र में गोलाबारी और मोर्टार दाग रहा हो, हम पलटवार नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान दोनों तरफ लोगों को मारना चाहता है ताकि हमें उकसाकर हम भी पलटवार करें। तो यही नीति थी। तो अब पाकिस्तान समझता है कि कोई भी अफगान सरकार, यहां तक कि तालिबान भी, जिनके पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध माने जाते थे, वे इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो हाँ, ये एक मुख्य मुद्दा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के उद्देश्य हैं, वह डूरंड रेखा से आगे तक अपना प्रभाव चाहता है। वे काबुल को भी नियंत्रित करना चाहते हैं, मध्य एशिया तक पहुंच बनाकर अपने बुरे एजेंडे लागू करना चाहते हैं। तालिबान ने दाएश, खुरासान या आईएसआईएस के समर्थन के सबूत भी दिए हैं। तो यह न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंताजनक है। वे अफगानिस्तान और फिर पूरे क्षेत्र को अस्थिर करना चाहते हैं। मिस्टर शम्स, अगर हम हालिया विदेश संबंधों के घटनाक्रमों की बात करें तो पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है, खासकर अफगानिस्तान और भारत के संदर्भ में। इस तनाव के बाद पाकिस्तान ने कई बार दावा किया है कि अफगानिस्तान भारत का मोहरा बन गया है। आपके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को बहुत करीब से देखा है, आज के दौर में जब पाकिस्तान दावा करता है कि अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी बन गया है, इस बयान में कितनी सच्चाई है? मेरा पक्का मानना है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक संप्रभु राज्य नहीं मानता, जो किसी भी राष्ट्र, देश या संगठन से स्वतंत्र संबंध रख सके।
तो पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई ये बताने की कि अफगानिस्तान के किसी भी राष्ट्र भारत सहित के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। भारत के साथ अफगानिस्तान के बहुत ऐतिहासिक संबंध हाँ। हैं। यह एक ही क्षेत्र था, यानी कि ये हमारा साझा इतिहास, साझा संस्कृति है, सब कुछ साझा है। भारत में अफगानों की एक बड़ी आबादी रहती है और दुर्भाग्य से संघर्षों और युद्ध के कारण हमारे पास सिख आबादी थी, हमारे पास हिंदू आबादी है, आज भी हमारे पास। तो ये एक साझा क्षेत्र है, हमने इतिहास साझा किया है। तो बात ये है कि भारत भी जब हमारे राजा अमानुल्लाह ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यानी स्वतंत्रता की पुनः प्राप्ति की घोषणा की थी, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ब्रिटिश भारत के विरुद्ध था। तो उस समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के प्रमुख नेता राजा महेंद्र प्रताप थे। और 1916 में मेरा मानना है कि यह 16 या 17 का समय था जब भारत की पहली निर्वासित सरकार की घोषणा काबुल में की गई थी। Yani så starts så sagt इटीचेक की तम की बड़ा 16-17 की बात है, पाकिस्तान के बनने से बहुत पहले। यह एक रिश्ता है क्योंकि उस समय अफगानिस्तान स्वतंत्र दुनिया के लिए प्रेरणा था, क्योंकि वह पहला देश था जिसने औपनिवेशिक शासन से आजादी वापस पाई थी। और फिर तातर इन राजा महेंद्र प्रताप हिंदू थे और उनके मंत्रिमंडल में मौलाना ओबैदुल्ला सिंधी और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह थे। तो ये एक एकजुट भारत का सच्चा प्रतिनिधित्व था। तो अब ये बेबुनियाद है क्योंकि इन साझा ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए ये एक स्वाभाविक रिश्ता है। ईरान और अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ हमारी समान समानताएं हैं। तो ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान, लेकिन जब मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उसका पिछलग्गू राज्य बने, ये मंजूर नहीं, तो वे बहाने और आरोप लगाएंगे। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, महिलाओं को लेकर नियमों और सुधारों में कई बदलाव हुए हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जा रही है और अब आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिकों की जान गई है। क्या आपको लगता है कि ये हमले अफगानिस्तान में तालिबान की वैधता को नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ, ये तालिबान सरकार की मौजूदा सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। हाँ। उन्होंने अब तक अफगानी पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को हर क्षेत्र में उनके उचित अधिकार नहीं दिए हैं। और यह अस्वीकार्य है, यह अविश्वसनीय है कि 21वीं सदी में आप लड़कियों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं, महिलाओं को काम पर जाने से रोक रहे हैं। तो आप समाज को पंगु बना रहे हैं। समाज का 50% हिस्सा घर बैठा है और समाज में, विकास में, पुनर्वास में भाग नहीं ले रहा है। तो हम भारत में देख सकते हैं कि यह एक जीवंत समाज है, इसलिए महिला समाज के हर 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 हिस्से का हिस्सा है। पश्चिम में यह तो तुलनीय भी नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी, जहां भारत और अन्य राष्ट्र हैं, ईरान में आप देख सकते हैं। यह अविश्वसनीय है, यह इस तरह से नहीं चल सकता। और यही अफगान लोगों की एक बड़ी मांग है कि आज से ही यह प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए। महिलाओं को काम करने और समाज के विकास में योगदान देने की अनुमति मिलनी चाहिए और महिलाओं को पुरुषों की तरह ही एक समान इंसान माना जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं है और ऐसा कोई धार्मिक कारण नहीं है कि आप इस्लाम की अपनी मनमानी व्याख्या को लागू करें। कई प्रमुख मुस्लिम देश हैं जो सभी पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्षधर हैं। तो यह तालिबान की एक कमी, एक खामी, या मैं कहूंगा कि एक विनाशकारी नीति है। यह तालिबान की आत्मघाती नीति है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंच पर इतना कुछ झेलने के बाद
पाकिस्तान भी बिना किसी जवाबदेही और बिना किसी निष्पक्षता के बमबारी कर रहा है और वे निशाना बना रहे हैं। तो एक एकजुट अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का सामना करने की आवश्यकता है। और इन केस अफगानिस्तान की एकता तभी संभव है जब आप उन्हें समान अधिकार दें, जब आप सभी राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, मानवाधिकार सब कुछ सहित दें। और जब आप एक ऐसी सरकार बनाते हैं जिसमें सभी जातीय समूह, सभी राजनीतिक दल और हर कोई शामिल हो, तो फिर आप एक मजबूत अफगानिस्तान बना सकते हैं जो पाकिस्तान का सामना कर सके। और अगला सवाल, आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में युद्ध विराम का सबसे यथार्थवादी रास्ता क्या है? बी, क्या आपको सच में लगता है कि टीटीपी इस समय पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी समस्या है, या यह अफगानिस्तान पर अपने हमलों को सही ठहराने के लिए सिर्फ बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? हाँ, ये पाकिस्तान के लिए कोई इतनी बड़ी या गंभीर समस्या नहीं है। तो ऐसा है, पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। उनके पास हवाई शक्ति है, उनके पास परमाणु शक्ति भी है और न जाने क्या क्या। टीटीपी पश्तून क्षेत्र के जनजातीय इलाकों तक ही सीमित है, जिसे पाकिस्तान ने जानबूझकर अफगानिस्तान में प्रॉक्सी भूमिका निभाने के लिए बनाया था, क्योंकि टीटीपी का नियंत्रण या प्रभाव वाला क्षेत्र ड्यूरंड रेखा के किनारे है। यह जस्ट आज की बात नहीं, पिछले 50 सालों से उन्होंने उन लोगों को हथियार दिए और मुजाहिदीन का समर्थन किया, फिर तालिबान को और फिर से तालिबान को। तो जब आप समुदायों को हथियारों और उग्रवादी विचारधारा से भरते हैं, उन्हें अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, कश्मीर में लड़ने के लिए उकसाते हैं, तो आप तीसरी और चौथी पीढ़ी से क्या उम्मीद करते हैं? तो अब वे सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप इस्लामी झंडा फहराने को कहते हैं या कश्मीर और काबुल में इस्लाम लाओ, तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं? तो अब सवाल ये है, ये पिछले 2-3 दशकों से उठाया जा रहा था, ये पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। उन्होंने आतंकवाद, कट्टरवाद और धार्मिक अतिवाद को बढ़ावा दिया। अब इसका नतीजा सामने आ रहा है। तो यही वजह है कि यह कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि आदिवासी इलाकों में उग्रवाद का स्तर बना रहे ताकि सैन्य मौजूदगी जायज ठहराई जा सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, डूरंड रेखा एक वैध अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है और अफगानिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन वहां भी कोई सैन्य उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि वह लगभग एक बफर क्षेत्र था। लेकिन पाकिस्तान ने इस टीटीपी और आतंकवादियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मना लिया और यह प्रचारित किया कि हस्तक्षेप करने की जरूरत है। और फिर 2006-19 में उन्होंने दखल दिया और इन आदिवासियों पर अत्याचार किए, क्योंकि यह अर्ध स्वायत्त क्षेत्र था। तो ये एक समस्या है, क्योंकि कुछ लोग कट्टरपंथी हो गए हैं और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने सिखाया था कि तुम्हें इस्लाम के लिए बलिदान देना चाहिए। अब वे बलिदान दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब वे अच्छे और बुरे तालिबान में फर्क करते हैं, तो कुछ अच्छे तालिबान अभी भी हैं जिन्हें वे शायद कल भारत, अफगानिस्तान या कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और वे तैयार हैं, क्योंकि ये एक अनुबंधित सेना है। तो हाँ, कुछ हिस्सा समस्या है, लेकिन कुछ उनकी नियंत्रित बगावत है। शम्स साहब, मेरा अंतिम प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से क्या अपेक्षाएं हैं? और खासकर भारत की बात करें तो पिछले 6 महीनों में भारत अफगानिस्तान के संबंध मजबूत करने के कई प्रयास हुए हैं। विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत यात्रा की सफलता हमने देखी। उसके बाद कई बदलाव हुए, तो क्या उम्मीदें हैं? हाँ, उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीदें दुर्भाग्य से तालिबान सरकार की अवैधता के कारण इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार नहीं माना जाता।
इसलिए यह अफगानिस्तान के मौजूदा वास्तविक अधिकारियों के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई नुमाइंदगी नहीं है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। वे नागरिकों को मार रहे हैं और क्षेत्र में अपने एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं, वे क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा शून्य है जिसे भरने की जरूरत है। तो फैसले तालिबान सरकार को ही यह करना होगा। उन्हें बदलाव लाने चाहिए, उन्हें देश में ही वैधता प्राप्त करनी चाहिए और फिर उसी आधार पर वे अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक पहलू है। इसके अलावा इस बीच पाकिस्तानी सेना क्षेत्र को अस्थिर कर रही है। ये न केवल पाकिस्तान के लिए खतरा है बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भी है, और जो देश पाकिस्तानी नीतियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं उन्हें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। मध्य पूर्व और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष पर ध्यान कम हो गया है, दुनिया इसमें रुचि नहीं ले रही है। लेकिन क्षेत्रीय खिलाड़ी को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि यह उन्हें वैसे भी प्रभावित करेगा। और मैं कहूंगा कि भारत अफगानिस्तान संबंध केवल पुनर्वास या आर्थिक विकास से आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें रक्षा सहयोग पर भी सोचना चाहिए। क्योंकि यह एक वजह है कि पाकिस्तान बहुत आक्रामक हो गया है और हमला करने लगे हैं। आपको याद होगा कि जब तालिबान विदेश मंत्री मुत्तकी दिल्ली में थे, उसी दौरे पर काबुल पर पहला हमला बमबारी हुई थी। लगता है पाकिस्तान बहुत नाराज और चिढ़ा हुआ है। यह उनकी मानसिकता और नीतियों के कारण स्पष्ट है कि वे एक क्लाइंट स्टेट चाहते हैं। तो यही वो बात है कि भारत और अफगानिस्तान को रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर भी विचार करना चाहिए। उन्हें हर संभव प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा खतरा है जिसका सामना दोनों देश कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि सिर्फ दोनों राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को पाकिस्तानी आधिपत्य और इस आक्रामक व हिंसक नीति से एकजुट होकर लड़ना चाहिए। श्री शम्स, दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक संघर्ष बिंदुओं में से एक पर आपकी बेबाक राय के लिए धन्यवाद। चूंकि नाजुक युद्ध विराम अभी कायम है, दांव बहुत ऊंचे हैं। आपकी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद श्री शम्स।